जब तक मैं क्लास लगा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर लो भाई, है ना। व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दो, बिल्कुल फैला दो। चलो, जय हिंद। ठीक है ठीक है, कहीं नहीं गए हैं भाई, यहीं है। ठीक है, तो शुरू करें। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? अगर आपसे ये पूछ ले कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं, तो क्या आंसर लोगे? 21, 33, 36 या 40? तो आप जानते हो कि हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं। कितने व्यंजन है जी? टोटल जो है वो 33 व्यंजन है। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन है? तो कुल 33 व्यंजन है। इसमें आप देखो तो हिंदी भाषा में कुल 33 मूल व्यंजन होते हैं, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त, प वर्ग में 5-5 व्यंजन मतलब 25, 4 अंतःस्थ व्यंजन मतलब य, र, ल, व, और 4 ऊष्म व्यंजन मतलब स, 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 ह। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जोड़ लो तो 25 4 29, और 29 और 4 कितना हो जाएगा? 33। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा? 33 मूल व्यंजन। ठीक है, इसमें भी नियम याद करने होते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी भाषा, मैथ्स और रीजनिंग, ये सब्जेक्ट एक कैटेगरी के हैं, इनको आपको पढ़ते रहना चाहिए। चलो, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, घुमा के पूछे, कैसे भी पूछे, आपको मूल व्यंजन जो है कितने मानने हैं? 33 मूल व्यंजन मानने हैं। इसके अलावा भी व्यंजन है, पढ़ेंगे उसको, है ना। तो मूल व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये सबको जोड़ दो तो मूल व्यंजन टोटल कितने होते हैं? तो टोटल जो मूल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। ठीक है, टोटल मूल व्यंजन कितने होते हैं जी? 33। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या है कुल 25। ठीक है, अभी पढ़े हम स्पर्श व्यंजन क ख ग घ वाला, है ना। क च ट त प मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क च ट त प। कटप्पा मत बोल देना भाई, ठीक है। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन है, तो 5 पंचे कितना हो जाएगा? 25। तो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, 25 क्या होते हैं भाई? स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगर आप इसको इस तरह से देखना चाहो तो यहां पे भी देख सकते हो। ठीक है, कैसे? तो इस तरह से। ठीक है, ये दिख रहा है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी दिख रही है? 25। तो ये आप क वर्ग, ठीक है, श वर्ग, ट वर्ग, त और प वर्ग, क च ट त प बोलते हैं इसको, है ना। एक साथ क्या बोलते हैं? क च ट त प। ठीक है, कटप्पा बस मत बोल देना। क, ख, ग, घ और अंगा, ये 5 हुए। इसको पहला, इसको दूसरा वर्ग, इसको तीसरा, इसको चौथा और इसको 5वां वर्ग कहा जाता है ना। ऐसे खड़ी खड़ी गिनेंगे तो च, छ, ज, झ, इया। इसको मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आगे इसका यूज होगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि इधर लिखा है तो फिर भी इधर क्यों लिख रहे हैं, तो आगे इसका यूज होगा, है ना। ट, ठ, ड, ढ, न, अणा, है ना। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो देखो 5, और ऐसे गिनोगे तो 5, मतलब टोटल 5 पंचे कितने हो गए? 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए। ठीक है, 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए। ठीक है, पहली बार क्लास से जुड़े हो, चलो भाई स्वागत है भाई आपका। चलो आगे बढ़े। भाषा की, अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहेंगे? ठीक है, तो किसी भी भाषा को आप कब समझ पाओगे? किसी भी भाषा को आप कब समझ पाओगे? जब आप उस भाषा के शब्दों को समझ पाओ। ठीक है, क्योंकि शब्द ही समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं लिख दिया, क्या लिख दिया? रल, रलवत लिख दिया, बताए इसका मतलब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना समझ में। और यहीं पर मैं लिखता रथ, यहां पे मैं क्या लिखता? रथ। तो रथ का मतलब आप समझते हो, जानते हो, तो समझ रहे हो। शब्द का अगर मतलब आपको समझ में आ गया तब आप उस भाषा का
भाषा को समझ सकते हो। तो भाषा का जो सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक मतलब जिसका अर्थ आप समझ सको, सार्थक मतलब जिसका अर्थ आप समझ सको, जिसका अर्थ निकाला जा सके, ठीक है, तो ये क्या होगा, शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होगा, शब्द होगा। ठीक है, और शब्द के टुकड़े कर दोगे तो फिर अर्थ तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है ना भाई, रथ को भी र अलग कर दो, थ अलग कर दो, तो फिर अर्थ निकालना मुश्किल है। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई पूछा है, मतलब इसमें यह नहीं पूछा है कि आपका अर्थ सार्थक वाला चीज नहीं पूछा। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या होती है, वर्ण। क्लियर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और इसको सबसे छोटा क्यों माना जा रहा है, क्योंकि इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। क ख ग घ अ आ ई आप इसको और तोड़ कर देखो, नहीं तोड़ पाओगे। ठीक है, जैसे क के साथ अ जुड़ा हुआ है, लेकिन व्यंजन तो इसी को कहेंगे ना जब अ हटा दिया जाए। तो सीधी सी बात है, इसको आप तोड़ के देख सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते। आप अ को और तोड़ सकते हो क्या, नहीं। और इनको क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वर्ण होगी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन में जब पूछा जाता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, लघुत्तम मतलब छोटा ही होता है, सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाएगा, तो शब्दों को माना जाएगा, वर्ण को नहीं, क्योंकि वर्ण के अर्थ नहीं निकलते। ठीक है, और यहां पर सार्थक बोला है, तो वर्णों से मिलकर कोई शब्द बना है, जैसे आप अ मिलाओ, आ कर दो, म मिला दो, तो वर्णों के मेल से जो शब्द बना है, अगर इसका अर्थ निकल रहा है तो ये सार्थक होगा। और ये क्या दिख रहा है, ये शब्द दिख रहा है। ठीक है, शब्दों से क्या बोलते हैं, अर्थ निकल सकता है, इसलिए भाषा की लघुत्तम इकाई होगी। इसके ऊपर क्या होगा, तो शब्दों के ऊपर होगा वाक्य। वाक्य, कोई वाक्य मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये जो वाक्य है इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, समझ गए, तो वो भी सार्थक इकाई है, लेकिन छोटी इकाई नहीं है ना। भाषा की छोटी इकाई क्या होगी, शब्द होगी। लेकिन इससे भी छोटा कुछ है तो हाँ है, लेकिन सार्थक नहीं होगा, है ना। अगर सार्थक बोल दिया तो शब्द आंसर लोगे आप, और अगर आपको सिर्फ छोटी इकाई पूछ दिया जाए तो सबसे छोटा इकाई वर्ण होता है, क्योंकि इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, सबसे छोटा वही होता है। ठीक है, लघुत्तम इकाई, सबसे छोटा इकाई किसी भी चीज का, कोई भी आप सामान रखे हो उसको एक सीमा तक ही आप छोटा कर सकते हो, उसके बाद जब उसको और नहीं तोड़ पाओगे और छोटा नहीं कर पाओगे तो वही सबसे छोटा इकाई कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, देखो फिर से क्वेश्चन पूछा है तो आप आंसर क्या लोगे, शब्द। वाक्य भी होता है लेकिन वाक्य बड़ा हो जाएगा ना, शब्द से बड़ा होता है, शब्द इतना छोटा सा, वाक्य इतना लंबा। ठीक है, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, तो अब तालव्य वर्ण का मतलब क्या होता है भाई, तो तालव्य वर्ण का मतलब होता है जो तालु से बोला जाए, और तालु से जो है जब जीभ तालु को टच करे, आप बोल के देखो च छ ज झ इया, तो आपका जीभ जो है वो नीचे जा रहा है, और नीचे जाकर किसको टच कर रहा है, तालु को टच कर रहा है। तो च छ ज झ इया ये सब तालव्य वर्ण है। तालव्य मतलब तालु को टच करता है, लेकिन क जो है वो तालव्य वर्ण नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्यों क तालव्य वर्ण नहीं है, क्योंकि क जो है, आप क ख ग घ अंगा बोल के देखो क्या हो रहा है, कंठ से आवाज आ रहा है, और कंठ से आवाज आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, कंठ से आवाज आ रहा है इसका मतलब कंठव्य वर्ण कहलाएगा वो। ठीक है, कौन सा वर्ण कहलाएगा, कंठव्य वर्ण कहलाएगा। क्लियर है मामला। चलो आगे बढ़े। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, तो हिंदी भाषा में स्वर बताइए। हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है भाई, तो हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या है वो है आपका 11। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, तो मूल रूप से जो स्वर हैं
वो 11 है। अंग और अह को जो है वो ना तो स्वर माना जाता है ना तो व्यंजन माना जाता है, उसको अयोग वाह माना जाता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा में जो स्वर होंगे, मूल स्वर जो होंगे वो 11 होंगे। अ, आ, ई। ये दोनों ई में डिफरेंस क्या है? छोटा ई बड़ा ई में, छोटा ई मतलब ई बोलोगे। अब बड़ा ई को कैसे उच्चारण किया जाता है? ई। वैसे ही इधर देखो, उ ऊ, री ए ओ आओ, मतलब जो बड़ा है उसको ज्यादा देर तक बोलते हैं। ठीक है, 2 गुना समय लेते हैं मतलब। ठीक है, और 3 गुना समय लोगे तो प्लुत स्वर हो जाएगा, प्लुत स्वर, जैसे ओम। तो ओम में क्या है? प्लुत है। ठीक है, जहां पर मात्रा जो है 3 गुना समय लगे तो वो प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक है, लेकिन अंग और अहा जो है, अंग और अहा है ना, अंग और अहा, कौन सा क्वेश्चन है भाई ये? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अंग और अह, इसमें हलन नहीं लगा है ना जी, तो सुधार के पीडीएफ अपलोड करेंगे ना, कहीं पे भी मिस्टेक रहेगा तो उसको सुधार के अपलोड करेंगे, इसीलिए मैं पीडीएफ क्लास के बाद देता हूं आपको। ठीक है, तो अंग और अह, अंग मतलब अनुस्वार और विसर्ग क्या है? अह जो है विसर्ग है, इन्हें ना तो स्वर ना तो व्यंजन माना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का मतलब क्या? ना स्वर ना व्यंजन। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण है भाई? 52 वर्ण है हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ण है भाई? 52 वर्ण है। ठीक है, जिसमें मूल स्वर 11, अयोगवाह 2, मूल व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन या उक्षिप्त व्यंजन है ना, अड अढ़, जैसे इसको ड और ढ कहा जाता है जब नीचे हलन ना लगा हो। क्या कहा जाता है? देखो इसको बोलने का तरीका ये बता रहा हूं। जब आपका ये लिखा है सिर्फ, तो ये ड है और ये ढ है, लेकिन अगर नीचे में हलंत आ जाए, मतलब बिंदी आ जाए नीचे में, हलन नहीं बिंदी आ जाए, तो अ सामने लग जाता है। तो ड को क्या, ड के सामने अ लगाओगे तो क्या हो जाएगा? अड। ठीक है, और ढ के सामने अ लगाओगे तो क्या हो जाएगा? अढ़। तो अड और अढ़ बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये अतिरिक्त व्यंजन है, इसका यूज बहुत कम होता है। बाकी ये संयुक्त व्यंजन है, जैसे छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र है, ये 2 व्यंजनों के मेल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आएगा कि छ किससे किससे मिलकर बना है, त्र किससे किससे मिलकर बना है। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? तो हिंदी भाषा में टोटल 52 वर्ण लिपियां हैं भाई। हिंदी भाषा में टोटल कितनी वर्ण लिपियां हैं? तो 52 वर्ण लिपियां हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। वर्ण के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं वर्ण के? तो आप जानते हो वर्ण के जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वर्ण स्वर, व्यंजन और अयोगवाह में बटे हुए हैं, है ना। 2 अयोगवाह भी है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, अंग और अह। तो इस हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, वर्णों के कौन से प्रकार होंगे? स्वर होंगे, व्यंजन होंगे और अयोगवाह होगा। ठीक है, मामला समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है जी? वर्णमाला कहा जाता है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर जो है उन दोनों के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है आपका, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है।
वर्णमाला किसे कहते हैं? अभी हम पढ़े कि वर्णमाला जो है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। ठीक है, वर्णमाला जो है, देखो शुरू में आसान क्वेश्चन है, आगे चल के और टफ क्वेश्चन भी आएंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है जी? वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में दो ध्वनि है वो दो प्रकार की होती है भाई, या तो आपकी ध्वनि स्वर होगी या तो व्यंजन। ठीक है, तो हिंदी में ध्वनियां अगर पूछ ले, ठीक है, जो ध्वनि है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार याद रखना, या तो स्वर ध्वनि होगा या तो व्यंजन ध्वनि होगा। तो हिंदी में ध्वनियां जो है वो दो प्रकार की होती है। चलो भाई आगे बढ़े। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के जो मेल हैं, ठीक है, एक से अधिक वर्णों के मेल जो है, देखो उस वो पूछ रहा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनते हैं। तो आप देखना, आपको क बनाना हो तो आप क में क्या जोड़ते हो? अ जोड़ते हो, तो एक से अधिक वर्ण हुआ। ठीक है, तो एक से अधिक वर्णों के मेल से आपके व्यंजन जो है बनते हैं, इसलिए आपका आंसर होगा एक से अधिक वर्णों के मेल से व्यंजन बनते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। लिपि चिन्हों को लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह, लिपि चिन्ह मतलब वर्ण, और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। चलो आगे, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप जानते हो व्यंजन स्वतंत्र रूप से आप उसका उच्चारण नहीं कर सकते, उसके साथ स्वर जुड़ा होता है। जैसे आप क बोलते हो तो इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, एक्चुअल में इसमें व्यंजन क है, आधा क, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है, तभी आप क्या बोल पा रहे हो? क बोल पा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, आप अ देखो, आप आ देखो, आप ई देखो, ये सब क्या है? स्वतंत्र रूप से बोल रहे हो, है ना, कोई जुड़ा हुआ चीज नहीं है। ठीक है, इसलिए आप बोल सकते हो कि स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, इनको स्वतंत्रता पूर्वक इसका उच्चारण किया जा सकता है, बोला जा सकता है, लेकिन व्यंजन के साथ स्वर जुड़ते हैं तभी आप बोल पाते हो। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए आंसर हो जाएगा आपका स्वर। ठीक है, नेक्स्ट, सभी स्वर होते हैं, दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं या अल्प प्राण होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, सभी स्वर क्या होते हैं भाई? तो सभी स्वर जो है वो देखते हैं, खतरनाक क्वेश्चन स्टार्ट हो गया भाई। ठीक है, और स्वागत है भाई, कितने 1100 लोग वाचिंग हो। ठीक है, 1100 लोगों का स्वागत है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलो, तो सभी स्वर कैसे होते हैं? तो सभी स्वर जो है वो अल्प प्राण होते हैं, याद रखिएगा। सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, लेकिन सभी व्यंजन अल्प प्राण नहीं होते, याद रखना। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, और अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, व्यंजन में पहला, तीसरा, पांचवा ग्रुप, और महाप्राण मतलब दूसरा और चौथा। ठीक है, तो याद रखना, अल्प प्राण मतलब छोटे से चालू होगा, एक से चालू होगा। बस इतना याद रखोगे ना तो याद रहेगा कि अल्प प्राण मतलब 1, 3, 5, महाप्राण मतलब 2 और 4। मैं कहां की बात कर रहा हूं? मैं यहां की बात कर रहा हूं, देखो यहां की बात कर रहा हूं। अल्प प्राण मतलब 1, 3, 5। अल्प अल्प मतलब समझते हो छोटा, तो 1 से चालू होगा। ऐसे ही एक याद रख लोगे ना तो याद रहेगा 1, 3, 5, 1, 3, 5। ठीक है, तो बच गया बीच का 2 और 4, ये महाप्राण होंगे। 1 का मतलब ये पूरे वर्ण क च ट त प, है ना, और 3 का मतलब ग ज ड द ब। ठीक है, अंगा या अणा न म, ये वर्ण। तो ये 1, 3 और 5 ये अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं, जिसमें हम अल्प प्राण मतलब कम हवा की जरूरत पड़े, महाप्राण मतलब ज्यादा वायु की जरूरत पड़े। ठीक है, ख, छ, ठ, देखो ज्यादा वायु की जरूरत पड़ रही है, इसलिए अल्प प्राण और महाप्राण कहते हैं। ठीक है, मामला समझ में आया? मैंने अल्प प्राण महाप्राण क्या समझा रहा हूं मैं आपको? ठीक है,
आ गया होगा समझ में, आराम से क्वेश्चन बनाएंगे, वर्णमाला क्लियर हो जाएगा। तो सभी स्वर क्या होते हैं भाई, तो सभी स्वर जो है वो क्या होते हैं, तो सभी स्वर जो है वो अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, आंसर क्या आएगा, सभी स्वर जो है वो अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलो चलो। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। अब ये ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, किसको किसको पता है, टाइप करके बता दो जल्दी से, जिसको जिसको पता है कि ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 3 होते हैं और संयुक्त स्वर 4 होते हैं। टोटल 11 है ना, तो 11 में से 4 ह्रस्व होते हैं, 3 दीर्घ होते हैं और 4 संयुक्त होते हैं। बताओ। हाँ भाई, ठीक है, एक तो बता ले रहे हो आप, क्या बता ले रहे हो, अ बता ले रहे हो, ई बता ले रहे हो, और बताओ। अ ई उ री सही बता रहे हो भाई। ये 4 जो है वो ह्रस्व होते हैं। ठीक है, 4 ह्रस्व होते हैं। ठीक है, दीर्घ कितने होते हैं, अच्छा इसमें से दीर्घ कौन सा है, बताओ भाई, इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो बड़ा आ, बड़ा ई, मतलब आ, बड़ा ई और बड़ा उ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बोल रहे हो सर बता नहीं रहे हो कौन सा क्या है, ऐसा करके लो भाई बता देता हूं। ह्रस्व स्वर मतलब अ ई उ री, दीर्घ स्वर मतलब आ ई उ, मतलब समझ रहे हो, बड़ा वाला दीर्घ। संयुक्त मतलब जो 2 से बने, जैसे ए ऐ ओ औ, है ना, 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे ऐ बोलना है तो अ के साथ ई जोड़ो तो क्या हो जाएगा, ऐ। अ के साथ ई बोलो, ऐ होगा। हाँ। ओ बोलना है तो अ के साथ उ बोलो, औ होगा। ठीक है, तो 2 स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर की संख्या 4 है, दीर्घ स्वर की संख्या 3 है और ह्रस्व स्वर मतलब ह्रस्व या लघु स्वर इसको कहते हैं, इसकी संख्या भी 4 है। ठीक है भाई, बताओ मामला क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है मामला क्लियर। अगला, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, बताएंगे, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। बता दो भाई, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो अब मैंने आपको बताया था कि आ ई और उ ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, आ ई और उ। कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो ये है, ये है, ये है, ये मूल वाला दीर्घ स्वर नहीं है क्योंकि ये संयुक्त स्वर है। अभी तो पढ़े ना इसके बारे में कि ए ऐ ओ औ क्या है, संयुक्त स्वर है। प्लुत स्वर कौन सा है, तो इसमें प्लुत स्वर है जिसमें प्लुत लगा हो, जिसको बोलने में 3 गुना समय लगे, जैसे ओ 3 गुना समय लग रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, प्लुत स्वर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई, प्लुत स्वर कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, दीर्घ मतलब 2 गुना समय, तो दीर्घ से भी अधिक समय मतलब लगे 3 गुना समय लगे, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वो क्या कहलाते हैं? तो वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो जीभ के आधार पर जब किया जाए तो जीभ के आगे का अग्र स्वर कहलाएगा, बीच का मध्य स्वर कहलाएगा, मध्य स्वर में आता है अ देखो जीभ के बीच से बोला जाता है, और पश्च स्वर तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। ठीक है, विवृत स्वर नहीं आएगा। तो विवृत स्वर, संवृत स्वर, ये सब के बारे में भी हम क्वेश्चन के माध्यम से आगे डिटेल पढ़ेंगे। हो सकता है ये आप पहली बार देख रहे हो, ठीक है, लेकिन ये सब के बारे में हम चार्ट प्रिपेयर है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना जीभ के आधार पर नहीं आता है कौन सा? विवृत स्वर नहीं आता। तो जीभ के आधार पर कौन से भेद आते हैं? तो अग्र, मध्य और पश्च। याद रखना है जीभ के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च स्वर होते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य स्वर किसको कहते हैं? अभी मैंने बताया आपको कि मध्य स्वर किसे कहा जाता है, तो मध्य स्वर कहा जाता है अ को, जो जीभ के बीच से बोला जाए। अ बोल के देखो, जीभ के बीच से आवाज निकलेगी। ठीक है, पश्च स्वर भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो वो पश्च स्वर है। ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ जो है वो किस तरह का स्वर है? तो पश्च स्वर है। ठीक है, पश्च संवृत स्वर। अग्र स्वर, पश्च स्वर, ठीक है, जीभ के भाषा के आधार पर ये सब का चार्ट बना हुआ है, कुछ क्वेश्चन के बाद हम लोग उसी में देखेंगे। ठीक है, अभी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत स्वर होते हैं? तो संवृत स्वर मतलब वे स्वर जिसका उच्चारण में लगभग मुंह का छेद बंद रहता है। ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में, ऐसे स्वर जिसके, स्वर है तो स्वर ही बोलेंगे, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में मुंह का जो छेद है, छिद्र है, वो लगभग बंद रहता है, उसे संवृत स्वर कहते हैं। तो आ बोलो मुंह खुल रहा है, औ बोलो मुंह खुल रहा है, ऐ बोलो मुंह खुल रहा है, ई बोलो, ई बोलोगे तो मुंह लगभग बंद है। ठीक है, तो ई, तो मुंह लगभग इसमें बंद है, तो आंसर क्या होगा इसका? ई। ठीक है, ई, ई, ऊ, ये क्या है? संवृत स्वर है। दिमाग में सेट करो, संवृत स्वर का मतलब क्या? तो संवृत स्वर का मतलब ऐसे स्वर जिसको बोलते समय मुख का छिद्र क्या हो? लगभग बंद हो, उसको संवृत स्वर कहेंगे। एक एक करके चीजें दिमाग में सेट होंगी, है ना, लास्ट तक, इसीलिए आपको बने रहना है भाई। ठीक है, और मजा लेना है बिल्कुल। ठीक है, वर्णमाला में। ठीक है, समृद्ध स्वर क्या होता है भाई? समृद्ध स्वर वैसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख छिद्र, मुख विवर लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ। अर्धविवृत स्वर, तो अर्धविवृत स्वर जो है जिसमें जीभ कम उठता है। ए देखो जीभ और नीचे आ रहा है, ऊ बोलो जीभ उठ रहा है, आ बोलो जीभ उठ रहा है, ए बोलो, लेकिन ए बोलोगे तो ये सब वर्ण में अर्धविवृत कौन सा होगा? ए, क्योंकि इसमें जीभ ज्यादा नीचे जाएगा। ठीक है, तो जीभ जब ज्यादा नीचे जाए मतलब कम उठे, जिसमें सबसे कम उठे जीभ, वो अर्धविवृत स्वर कहलाएगा। ठीक है, अब बताओ कुछ नया लग रहा है? लग रहा है कि नहीं? बताओ, लग रहा है ना भाई? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। संयुक्त स्वर मतलब ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर का मतलब ए, ऐ, ओ और औ। तो कौन सा नहीं होगा इसमें से? ये वाला नहीं होगा, ये दीर्घ स्वर है। ऊ बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है, टीम से कॉल था भाई। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य स्वर बताइए, इसमें से कौन सा स्वर
कंठ तालव्य स्वर है, ठीक है। तो याद रखना कंठ तालव्य स्वर जो है वो कहा जाता है ए और ऐ को। याद रखना ए और ऐ ये कंठ तालव्य है। क्यों भाई? तो ए ऐ कंठ से निकल रहा है और ए और ऐ में तालु को छू रहा है। आप ई बोल के देखो, ई आ आओ बोल के देखो, तालु को छू रहा है क्या? नहीं। लेकिन ए बोल के देखो, ए तालु के पास जा रहा है, जीभ तालु मतलब नीचे, ठीक है, तालु के पास जीभ जा रहा है। ए आए बोल के देखो, ए आए बोल के देखे, तालु को टच कर रहा है, कंठ से निकल रहा है आवाज। तो आंसर क्या होगा? ए और ए कंठ तालव्य वर्ण है, ठीक है। एग्जाम में ना यही सब याद नहीं आता है, तो अगर ये सब चीज को हम समझ जाए ना, जैसे मैथ्स होता है बताए, मैथ्स में नियम याद नहीं आते हैं बताए, लेकिन अगर उस मैथ्स को बनाने का पैटर्न समझ जाओ आप तो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। वैसे हिंदी भी है सेम, ठीक है। अगर इसको समझ जाओ कि कंठ तालव्य आप छांटोगे कैसे, तो तालव्य बोला मतलब तालु को टच करना चाहिए, ए और ए टच करता है, ठीक है। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए और ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? ठीक है, अनुनासिकता मतलब समझ रहे हो, अनुस्वार हो, ठीक है। संभव, संभावना, संभालना या संभावित, बताओ दोनों में, चारों में से किसमें आपका अनुनासिक वर्ड है? मतलब जिसके उच्चारण में मुंह और नाक दोनों का यूज हो रहा है उसे अनुनासिक शब्द कहते हैं, ठीक है। संभव, संभावना, संभावित, संभालना, संभालना। देखो संभालना बोलकर देखो, नाक का भी यूज हो रहा है, सांस का भी यूज हो रहा है, संभालना, ठीक है। संभव, संभावना और संभावित बोल रहे हो, सिंपली बोल ले रहे हो, बस नाक का यूज तो हो रहा है लेकिन मुंह से श्वास जो है वो नहीं निकल रहा है वैसा, जैसा संभालना बोलने में निकल रहा है, संभालना जैसे ही बोल रहे हो आप, तो आपके मुंह से सांस भी निकल रहा है, तो इसलिए आंसर होगा संभालना। तो इसमें अनुनासिक वर्ड क्या है भाई? संभालना। अनुनासिक स्वर वाला शब्द बताइए कौन सा होगा? मंजन, अंजन, हिंदी, पांव, पांव, तो ये होगा अनुनासिक वर्ड पांव। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कदम, कंगन, कंटीला, कंठाग्र, तो आंसर क्या होगा? कंटीला। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो जब भी आप कोई स्वर का उच्चारण करो, अ, आ, ई, छोटा ई, बड़ा ई, समझ रहे हो, ऊ, बड़ा ऊ, ये क्या है भाई? ये मात्रा है, ये क्या है? मात्रा है। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो जो हमारी सांस वायु है वो बिना किसी रुकावट के मुंह से निकल जाए उसे स्वर कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, वर्ण कहेंगे या शब्द कहेंगे? बताओ जी, क्या कहेंगे? स्वर, व्यंजन, वर्ण, शब्द। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, आहा, री। क्या हो रहा है? बिना किसी रुकावट के आप बोल पा रहे हो इन ध्वनियों को। क कंठ से आ रहा है, समझ रहे हो। च, ट, त, प, देखो समझ रहे हो। हाँ, अब अ, आ, ई बोल के देखो, एकदम बिना किसी रुकावट के आप बोल पा रहे हो, ठीक है। आपके सांस वायु को कोई रुकावट नहीं हो रही है स्वरों को बोलने में। स्वर किसका भेद है? तो स्वर किसका भेद है भाई? संधि का? नहीं, क्योंकि संधि के जो भेद होते हैं वो कैसे होते हैं? संधि विच्छेद होता है, समास विग्रह होता है, और वर्णों के भेद को हम स्वर व्यंजन कहते हैं। वर्णों के प्रकार है। स्वर किसका प्रकार है भाई? वर्णों का। स्वर व्यंजन ये सब वर्णों के प्रकार हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़े। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा स्वर जो होता है इसको क्या कहते हैं? देखो हिंदी लगता आसान है
लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं ना जो बड़े ही खतरनाक होते हैं, और उसको अगर एक बार पढ़ लिए रहोगे ना तो एकदम मस्त हो जाएगा। वर्णमाला आप सभी पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं बता सकता हूं आपको कि आपके जो है कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन आज गलत हो जाएंगे, भले ही आप कितना भी वर्णमाला पढ़ के रखे हो। ठीक है, तो टफ से टफ क्वेश्चन भी आज हम करेंगे। ठीक है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप या ग्रेफिम कहते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा इसका पीडीएफ। ठीक है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है? तो आप बोलकर देखो ओ आओ, ओ और आओ बोल के देखो, ओ आओ, क्या हो रहा है? कंठ का प्रयोग तो हो ही रहा है, ओ आओ, और हमारे लिप्स का भी प्रयोग हो रहा है, ओष्ठ का भी प्रयोग हो रहा है, इसीलिए ओ और औ बोलने पे कंठोष्ठ बोल रहा है। ओ आओ बोलने पे तालव्य नहीं होगा क्योंकि जीभ नीचे नहीं जा रहा, मूर्धन्य नहीं होगा क्योंकि जीभ ऊपर भी नहीं मुड़ रहा, दंतोष्ठ नहीं होगा क्योंकि दांत टच नहीं हो रहा है, ओ आओ बोलने पे दांत टच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? कंठोष्ठ। समझ गए? एग्जाम में हमको नहीं पता है कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है तो खुद समझना है। ठीक है, बोलकर समझना है। अब जोर से मत बोल देना भाई, नहीं तो फंसेंगे इस एग्जाम हॉल में सब। ठीक है, जोर से बोल के मत देखना। किसी वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो कंठ और तालु, तो कब? ह बोल के देखो, ह ह, जीभ नीचे गया नहीं, छ, छ तालु तो है लेकिन छ जो है कंठव्य वर्ण नहीं है। ठीक है, तो तालु तो है लेकिन कंठव्य नहीं। ए बोल के देखो, ए कंठ और तालव्य, तालु को भी टच हो रहा है, कंठ से आवाज निकल रहा है, तो यही आंसर होगा, कंठ तालव्य। ए और ए ये तो कंठोष्ठ है ना, ओ आओ कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंठ तालव्य वर्ण कौन से? तो अभी हमने पढ़ा कि कंठ तालव्य वर्ण जो होते हैं वो हुए ए और ए। ठीक है, कंठ तालव्य वर्ण कौन से है भाई? ए और ए। ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। तो ए का जो उच्चारण स्थान है, ठीक है, ए का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? तो कंठ तालव्य, क्योंकि हमने पढ़ा है ए और ए जो है वो कंठ तालव्य है। ठीक है, ए और ए जो है वो क्या है भाई? कंठ तालव्य है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। यही क्वेश्चन है यार, ए और ए कंठ तालव्य। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये भी एग्जाम में आता है कि बताइए मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पा रहे हो। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, बताओ जी। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर बी, 3 प्रकार के। कौन कौन सा? ह्रस्व, दीर्घ और ह्रस्व, दीर्घ और ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। याद रखना, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, अ ई री, उरी, और आ ई उ ए ओ आओ, दीर्घ। ये देखो, इसको ना संयुक्त स्वर बोलते हैं, लेकिन ये दीर्घ स्वर का ही पार्ट है। ठीक है, दीर्घ स्वर का ही पार्ट है, उसको अलग से हम 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न होता है इसीलिए उसको संयुक्त स्वर बोल देते हैं। लेकिन ये मूल रूप से दीर्घ नहीं है, दीर्घ है लेकिन मूल नहीं है। मूल वाले बस 3 है, आ ई और उ। ठीक है, इस चीज को समझना। और ओम, तो ये यहाँ पे जो प्लुत लगा हुआ है, ठीक है, ये होगा।
ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो है वो क्या है भाई? तो ये बताएंगे क्या है, बताओ। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? मात्रा है? नहीं, स्वर है। ठीक है, ये सब क्या है? स्वर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्नुनासिक स्वर। मतलब नासिक, नाक से नहीं निकलेगा, सिर्फ मुंह से निकलेगा वो ध्वनि, उसको निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अब ये निर्नुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं भाई? तो ये होते हैं आ, ठीक है, अ, ई उ ए ओ आओ। देखो, ये सब निर्नुनासिक वर्ण हैं। चलो भाई, अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि स्वर व्यंजन, सॉरी, स्वरों के बारे में, कि कितने प्रकार से स्वर को हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले मात्रा के आधार पर देखते हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर जो है वो 3 प्रकार के आपको दिखते हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है आपका आ ई उ, है ना, ह्रस्व स्वर, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सब दीर्घ स्वर। और जो आप अ करके पढ़े हो ना, अभी नहीं पढ़े, एक स्वर में आप अ पढ़े, तो अंग्रेज लोग बोलते नहीं है अ, ये क्या हो गया? ठीक है, तो वो जो है अंग्रेजी से आया है। ये अ जो है वो किससे आया है भाई? अंग्रेजी से आया है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। जीभ के आधार पर, तो जीभ के भाग के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च होते हैं। ठीक है, जीभ के भाग के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च होते हैं। तो अग्र स्वर ये रहे, मध्य स्वर तो अ होता है, और पश्च स्वर ये होते हैं। ठीक है, पश्च स्वर ए होते हैं। तो ई ए ऐ बोल के देखो, मुंह के सामने से आप बोल रहे हो, जीभ के सामने से बोल रहे हो, जीभ के आधार पे, है ना। तो जीभ के सामने से आप ई ए ऐ ऐसा बोलते हो। अ बोलो, जीभ के बीच से आवाज आ रहा है। अब उ ए ऐ ओ औ और आ, ये पश्च स्वर होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? पश्च स्वर होंगे। चलो अगला, वायु नाक और मुंह के रास्ते निकलने आधार पर निर्नुनासिक वर्ण। तो निर्नुनासिक अभी तो पढ़े जी पूरा। ठीक है, और निर्नुनासिक होता है, अनुनासिक होता है। ठीक है, ये अनुनासिक वर्ण है। वायु मुख और नाक दोनों से निकलने पर अंग, आंग, इंग, इंग, उंग, उंग, एंग, एंग, ओंग, औंग, ये होगा। ठीक है, और आंग, इसका अनुनासिक रूप का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है भाई, आंग वाले का। ठीक है, चलो, हो ओष्ठों के स्थिति के आधार पर वृत्तामुखी, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर वृत्तामुखी, वृत्तामुखी कौन से होंगे? अ नहीं है, उ है, ओ आओ, ओंग। ठीक है, अर्ध, या अर्ध नहीं जी, अवृत्तामुखी जो है आ ई ए ये होता है। तो ये चार्ट है, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वर ध्वनि के प्रकार। ठीक है, स्वर ध्वनि के प्रकार, तो स्वर ध्वनि के जो प्रकार हैं उसमें कौन सा आएगा भाई इसमें से? तो इसमें से ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये सब स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा जी? ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ेंगे। हिंदी की अग्र अर्धवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि कौन सी है? अग्र हो
तो ये मध्य है, गलत। ई अग्र है, ठीक है। अवृत्ताकार स्वर में भी ई आता है, ठीक है, अवृत्ताकार स्वर में भी ई आता है। और क्या पूछा है? समृद्ध, समृद्ध स्वर में ई, ई ऊ आता है, तो ई जो है वो अग्र है, अग्र वाले में ई ही आता है, ठीक है। अवृत्ताकार तो ये भी है, ये भी है, ठीक है, ठीक। और अग्र, ये मध्य स्वर है तो पहले ही गलत हो गया। लेकिन अग्र समृद्ध स्वर की अगर हम बात करें तो अग्र समृद्ध स्वर में ई और ई आता है। अब ये कैसे याद होगा? तो ये याद होगा आपको इसके चार्ट से। कैसा चार्ट भाई? इस तरह का चार्ट। थोड़ा गड़बड़ हो गया चार्ट में लग रहा है, चलो छोटा करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ है मामला, ये नालायक लोगों का काम है, समझ रहे हो ना, नालायक लोगों का। देखो भाई, जिह्वा के आधार पर स्वरों का 4 वर्गीकरण होता है, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत और विवृत। ये चारों जो है इधर देखेंगे भाई, है ना, इसमें समझेंगे इस टेबल में चारों को। अगर समृद्ध स्वर की बात करें तो समृद्ध स्वर में अग्र होगा और एक क्या होगा? पश्च। अग्र वाले में ई आएगा और ई आएगा, ऊ आएगा और ऊ आएगा। और वैसी अर्ध समृद्ध में भी अग्र होगा और पश्च होगा। अग्र वाले में ए आएगा और पश्च वाले में ओ आएगा। कैसे करेंगे? याद करना पड़ेगा। याद कैसे होगा? बार बार रिवीजन करने से होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, मामला थोड़ा गर्म हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, ठीक है। अर्ध विवृत स्वर में आएगा ए, मध्य अर्ध विवृत स्वर में आएगा अ, और पश्च अर्ध विवृत स्वर में आएगा औ और आ। औ और इंग्लिश वाला अ। क्या हो गया भाई? अ, दिमाग खराब हो गया। ठीक है, क्लियर? चलो, क्लियर मामला। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं? विवृत स्वर में पश्च विवृत स्वर है आ, विवृत स्वर में पश्च विवृत स्वर है आ। तो ये सब जो है बांटा गया है, आराम से आप इसको समझो, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि अब जो है पैटर्न बदल रहा है, तो पैटर्न बदलने के हिसाब से क्वेश्चन भी टफ होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, यही सब अब एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो समृद्ध स्वर हो, विवृत स्वर हो, अर्ध समृद्ध हो, अर्ध विवृत हो, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाएं। इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आंसर होगा र। ये स्वर नहीं है। अ और आ कौन से स्वर हैं? बोल के देखो यार। अ आ, जीभ ना तो नीचे जा रहा है, ना तो मुड़ रहा है, ना तो होंठ जुड़ रहा है, तो सीधी सी बात है आंसर क्या होगा? कंठक। सीधा बोल के देखो। क ख ग घ कंठव्य। क ख ग घ, देखो अ, उ, ई, ई। आप अ बोल के देखो, अ कंठव्य होगा, ना तालव्य होगा, ना मूर्धन्य होगा, ना ओष्ठव्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कंठ वर्ण कौन से हैं? बताओ भाई, इसमें से कंठव्य वर्ण कौन से हैं? जहां पर जरूरत पड़ेगा चार्ट प्रिपेयर है, आराम से आपको समझाया जाएगा। बताओ भाई, निम्न में से कंठव्य वर्ण कौन सा होगा? तो आप जानते हो,
क, ख, ग, घ और अंगा, ये कंठव्य वर्ण है, लेकिन ये तो इसमें ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आ, ह, अह बोल के देखो, ना तो जीभ ऊपर मिल रहा है, ना तो जीभ नीचे मुड़ रहा है, ना तो होंठ मिल रहा है, ना तो दांत मिल रहा है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, मामला समझ में आया? और यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए, ये देखो, तालव्य वर्ण में च वर्ग आता है, च, छ, ज, झ, या ई आता है। देखो ई बोलो, जीभ नीचे जा रहा है, ई, या, श बोल के देखो, जीभ नीचे जा रहा है। मूर्धन्य वर्ण में ट, ठ, ड, ढ, ढ, ण आता है, ट, ठ, ड, ढ, ण, सब में जीभ ऊपर मुड़ रहा है। री बोल के देखो, री, र, जीभ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। श, ये वाला श बोल के देखो, ये वाला स नहीं, स, ये नीचे जा रहा है। श बोल के देखो, अब ये वाला श षटकोण का बोल के देखो, जीभ ऊपर जा रहा है, तो मूर्धन्य होगा। ओष्ठव में ओठ मिल जाएगा, ओठ पास में आता है, प, फ, ब, भ, म, ओठ पास में आ रहा है। ऊ बोल के देखो, ऊ बोल के देखो, ओठ पास आने की कोशिश कर रहा है, तो ये ओष्ठव्य वर्ण होंगे। मतलब प वर्ग तो आप पढ़े ही हो, ऊ और ऊ को भी जोड़ना होगा। ठीक है, तो वैसे ही इसमें से कंठव्य कौन से होंगे? तो इसमें कंठव्य होंगे आ, ह, अह। समझ में आ रहा है? कंठ से आ रहा है आवाज, जीभ कहीं मुड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, अ, आ, क, ख, ग, घ, अंगा, ह और विसर्ग, ये कंठव्य वर्ण होते हैं। अगर आप नोट करना चाहो तो कर लो नोट। वैसे ये 5 तो हमको पता ही है कि कंठव्य होते हैं, इसके अलावा अ, आ, ह और विसर्ग, इसको भी याद रखना कि ये भी क्या होते हैं? कंठव्य होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? कंठव्य होते हैं। ठीक है भाई, मामला, चलो आगे बढ़े। इसमें से कंठव्य ध्वनि कौन सी है? तो क, ख, ग, घ, अंगा, ये कंठव्य है। क, ख, ग, घ, अंगा, अ, आ, ह और विसर्ग क्या है भाई? कंठ ध्वनि है। च, छ, ज, झ, इया, च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, इसके अलावा च, छ, ज, झ, इया के अलावा या, है ना, या और श, ये दोनों भी क्या है? च, छ, झ, च, छ, ज, झ, इया और ई, या और श, ये क्या है भाई? तालव्य वर्ण है। ठीक है, ये क्या है? तालव्य। ठीक है, तो सिर्फ 5 ये याद नहीं रखना है, 4 और याद करने हैं। ठीक है, कौन सा उच्चारण तालु से होता है? तो च, छ, ज, झ, इया, च, छ, ज, झ, इया। श, तो च, छ, ज, झ, इया, या, स, या, स, ई, ये क्या है भाई? तालु है। ठीक है, तो च, छ, ज, झ, इया के अलावा भी 4 आपको याद रखने हैं, या और श, ई और ई। नोट करना है तो कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो अभी हमने पढ़ा तालु, पढ़ा हमने। ठीक है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है, कौन सी तालव्य ध्वनि है? ट, प, श, क। तो अभी पढ़े हम य, श, ई, य, श। च वर्ग की ध्वनियां किसमें आती हैं? तालव्य में आती हैं, क्योंकि तालु को टच हो रहा है जीभ। ई, च, छ, ज, झ, इया, और 2 और लिख देना था इसी में, या और श, ये क्या है भाई? तालव्य है। किस व्यंजन का स्थान तालव्य है? च, छ, ज, झ, इया, या, श, ई, ऐसे बोल के देखोगे तो याद हो जाएगा। उच्चारण के स्थान पर अ कौन सा व्यंजन है? तो अ, आ, ह और अह, अ, आ, ह, अह और क, ख, ग, घ, अंगा, ये कंठव्य है। क्या है भाई? कंठव्य है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सुधारना पड़ेगा। यहां पे अ को नहीं पूछा था, यहां पे अ के जगह है इया। ठीक है, तो ये नालायक टीम लोगों का काम है, इया को अ बना दिए।
तो इया मतलब च छ ज झ इया, इया मतलब तालव्य होगा। ठीक है, इया मतलब क्या होगा? तालव्य होगा। चलो, या का उच्चारण स्थान क्या है? तो यह मतलब या श ई च छ ज झ इया। देखो याद हो जाएगा, पता है क्वेश्चन अगर आप बना लो तो। हिंदी में श ध्वनि कौन सी है? तालव्य। ड का उच्चारण स्थान तो ट ठ ड ढ अण। ठीक है, ट ठ ड ढ अण। इसके अलावा री र श, ये मूर्धन्य है, याद रखो। ट ठ ड ढ अण री र स, ये क्या है भाई? मूर्धन्य। जीभ ऊपर मुड़ रहा है, मूर्धन्य। जीभ मुड़ रहा है, मूर्धा। ट वर्ग मतलब मूर्धन्य, मूर्धा। हिंदी में मूर्धन्य ध्वनि ट ठ ड ढ अण और री र श, षटकोण का श। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है? तो ट ठ ढ है, अढ़ा नहीं है, अढ़ा नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। अढ़ा जो है वो उच्चिप्त व्यंजन है। अढ़ा क्या है भाई? तो अढ़ा जो है वो उक्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, इसके अलावा अढ़ा जो है अपभ्रंश या मराठी से आया हुआ ध्वनि है। याद रखेंगे, ये जो अढ़ा है ये अपभ्रंश या मराठी से आया हुआ ध्वनि है। अढ़ा जो है वो अपभ्रंश या मराठी से आई हुई ध्वनि है। मूर्धन्य बताइए इसमें से। ट ठ ड ढ ण कहाँ है? ट ठ ड ढ अण, ये हलंत होगा ना, अढ़ा लिखा गया है। ठीक है, ये बिंदी नहीं रहेगा। अणा के जगह पे री र श भी होता है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। री र श भी होता है साथ में, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, ट वर्ग मतलब मूर्धन्य। ट वर्ग का मतलब मूर्धन्य। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? स दंतव्य में आता है, श मूर्धन्य में नहीं आता, श तालव्य में नहीं आता, च कंठव्य में नहीं आता, श। ठीक है, तो कौन सा सही लग रहा है आपका? श बोलने से मूर्धन्य नहीं हो रहा, ये तो ये मूर्धन्य था, वो तालव्य था। च जो है ये भी तालव्य, तो ये दोनों कट गया, तो बचा क्या? स। स सरोते का या स समोसे का? तो समोसा वाला स है ना, समोसा को लेंगे हम प्लेट में और उसको ऐसे तोड़ देंगे और उसके ऊपर हरा चटनी डालेंगे। ठीक है, उसके ऊपर दही डालेंगे, उसके ऊपर मीठा चटनी डालेंगे, प्याज डाल देंगे थोड़ा सा। ठीक है भाई, और थोड़ा सा मिक्सचर डाल देंगे, सेव मिक्सचर। उसके बाद मस्त खाएंगे भाई, कितना मजा आएगा, अति आनंद। दिस इज समोसा चाट। तो कौन कौन खाने जा रहे हो भाई? कौन कौन खाने जा रहे हो समोसा चाट? दंतव्य ध्वनियां जो होती है वो होती है त थ द ध न। इसके अलावा ल और स भी होता है। त थ द ध न, इसके अलावा ल और स भी याद रखेंगे। ठीक है, ल और स भी याद रखेंगे। त वर्ग की ध्वनियां मतलब तथ द ध न दंतव्य, तथ द ध न दंतव्य। त का उच्चारण दंतव्य, दंतव्य वर्ण त थ द ध न, तो आंसर क्या होगा? त। तो ध्वनि का त थ द ध न दंतव्य त, है ना। दांत छूने का कोशिश कर रहा है एक दूसरे को, जीभ जो है वो दांत को छू रहा है। त थ द ध न, जीभ कहाँ छू रहा है? दांत को। त थ द ध न और ल और स। ठीक है, ल और स, इसमें भी देखो ल और स में भी जीभ जो है वो दांत को छू रहा है, दंतव्य होगा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ के लगने से होता है, ये जीभ लिखा गया भाई, जीभ होगा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों से जीभ के लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम दंतव्य। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दंतव्य। दंतव्य ध्वनि त, ये ऑप्शन सी आएगा त। प फ ब भ म ओष्ठव्य ध्वनि होते हैं। प फ ब भ म, ये क्या है भाई? ओष्ठव्य ध्वनि है। ठीक है, प फ ब भ म जो है ये ओष्ठव्य ध्वनि है।
इसके अलावा छोटा ऊ बड़ा ऊ भी ओष्ठव्य आएगा। ठीक है, तो ओष्ठव्य ध्वनि में आप क्या पढ़ते हो, प फ ब भ म पढ़ते हो और छोटा ऊ बड़ा ऊ ही पढ़ते हो, ऊ ओष्ठव्य। इसमें से ओष्ठव्य कौन सा है, त प फ ब भ म, तो भ आएगा। ठीक है, ओष्ठव्य ध्वनि नहीं है, प फ भ म ये सब है, तो कौन सा नहीं है, च नहीं है, क्योंकि ये तालव्य है। प फ ब भ म, ब कैसा है, तो ब जो है वो ओष्ठव्य है, ऑप्शन बी। य र ल व स अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, य र ल व, चार ही है भाई, स नहीं। ठीक है, य र ल व, य र ल व, अंदर से आवाज आ रहा है, तो अंदर से आवाज आ रहा है इसीलिए अंतस्थ व्यंजन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। ठीक है, य र ल व अंतस्थ है, जबकि श स श ह उष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, य र ल व, पाणिनि ने इसको यण कहा है, यण। इसके अलावा य र ल व में य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। य र ल व जो अंतस्थ व्यंजन है इसमें से य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, य र ल व, वो तो है, बाकी तीनों ये नहीं है, ये ओष्ठव्य है। अर्धस्वर य और व को अर्धस्वर कहा जाता है, अभी पढ़ाया मैंने, य और व को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। सही कथन चुनिए, य और व अर्धस्वर कहलाती है, मिल गया सही कथन। पहला ही ऑप्शन क्या हो गया भाई आपका, सही हो गया, तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, अर्धस्वर, अर्धस्वर है य और व, अर्धस्वर है। चलो, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो क च ट त प वर्ग है, मतलब ये है, ये है, ये भी है, यह नहीं है क्योंकि यह स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये अंतःस्थ व्यंजन है। ये क्या है भाई, तो ये अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, कौन सा व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, चलो, हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, य र ल व। निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन य र ल व आएगा, ऑप्शन सी। अंतःस्थ व्यंजन क च ट त य आएगा, य र ल व अंतःस्थ व्यंजन है, य र ल व अंतःस्थ व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन स स स ह, जिसमें उष्मा के साथ हवा बाहर निकले, स श स ह, हवा बाहर पूरा। ठीक है, उष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं इसको, उस व्यंजन, ऑप्शन ए आएगा श। अरे नहीं है, पूछा नहीं है, नहीं है, ये है, ये है, ये है, ग नहीं होगा भाई, स्पर्श व्यंजन है ग, स स स उष्म संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन ए। उष्म व्यंजन नहीं है तो स श ह है, ल नहीं है, ल अंतःस्थ व्यंजन है, ल कैसा व्यंजन है भाई, अंतःस्थ व्यंजन है। उष्म वर्ण श स स, ये उष्म वर्ण है, इसमें कौन सा है भाई, ह, ह बोल के देखो, उष्म व्यंजन स स श ह। उच्चारण की दृष्टि से स श स व्यंजन कैसे हैं, तो ये उष्म संघर्षी व्यंजन है। किस तरह के व्यंजन है भाई, उष्म संघर्षी। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो श श स ह, उष्म व्यंजन। त्र किस तरह के, किस वर्णों से मिलकर बना है, तो आधा त और र से मिलकर बना है त्र, आधा त और र से मिलकर बना है क्या भाई, त्र। ठीक है, आधा त और र से मिलकर बना है त्र। छ वर्ण किसके योग से बना है, तो क, आधा क और श से मिलकर बना है छ, आधा क और स से मिलकर बना है क्या, छ। हिंदी वर्णमाला में क के बाद आता है छ। संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो आधा श और र से बना है स्र, तो संयुक्त व्यंजन होगा आधा श और र से बना है स्र। संयुक्त व्यंजन ज्ञ, तो ज्ञ जो है वो ग से मत ले लेना आंसर, आधा ज और य से बना है ज्ञ, क्योंकि देखना कई लोग, पुराने जमाने के लोग ज्ञ को ज्य बोलते हैं, ज्य,
है ना। ठीक है, तो याद रखना ज्ञ जो है वो ग और या से नहीं मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है भाई, ज और या से मिलकर बना है। ठीक है, 4 प्रकार के संयुक्त स्वर होते हैं। छ जो है क और श से मिलकर बना है, ज्ञ ज और या से मिलकर बना है, त्र त और र से मिलकर बना है, स्र आधा स और र से मिलकर बना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ छ त्र स्र तो है, ये तीनों तो है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि ये उष्म संघर्षी व्यंजन है ना भाई। स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें से कौन से 2 वर्णों के मिलकर आधा स और र से मिलकर बनता है स्र। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो जो 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, 2 व्यंजन जब एक साथ मिले तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो यह नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन ए यह जो है वो संयुक्त व्यंजन ना होके अंतःस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है, तो नासिक के व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है, बताओ जी। ये इया है, नालायक लोग जो है, ये क्या है भाई, इया। तो ये है म है ना है, ये नहीं है, था नहीं है। ठीक है, वो इया है, इया। यहां पे इया लिखे हैं, बताए। जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, जब 2 समान व्यंजन आपस में मिले तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा। दिक्कत, अक्षुण्ण। ठीक है, इसे युग्मक ध्वनि भी कहा जाता है। अब जो ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त होते हैं संयुक्त ध्वनि कहते हैं, जैसे चंबल, ये संयुक्त है, वो द्वित्व है। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द बताइए, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द। संयुक्त व्यंजन को व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। तो उसमें तो यही दिख रहा है, आधा क और यह मिलके संयुक्त तो हो जा रहे हैं, तो क्यारी जो है वो व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, जैसे क्यारी, कक्षा, प्याला। देखो आधा और बुरा, आधा त और थ से जुड़ के कत्था बन गया, इन्हें ही व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन को ही व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। निम्न में से अल्प प्राण, अल्प प्राण मतलब 1 3 5, तो क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, तो 3 में ग आ रहा है, मतलब क्या आएगा आंसर, ग। तो अल्प प्राण कौन सा होगा, ग जो है वो अल्प प्राण होगा। ठीक है, ग क्या होगा भाई, अल्प प्राण। निम्न में से अल्प प्राण, तो पहला ध्वनि, किसी भी वर्ण का पहला ध्वनि अल्प प्राण होगा, तो क होगा। किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु व कम समय लगता है, तो कम वायु और कम समय लगता है अल्प प्राण में। कम वायु और कम समय लगता है अल्प प्राण में। कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, 1 3 5 में ढूंढना पड़ेगा।
पहला वर्ण च, देखो पहला वर्ण है 1 3 5, 1 3 5 मतलब आप नोट करके रखे हो इसको, तो देखो च आ रहा है पहले में, तो अल्प प्राण होगा। आप इसको नोट करके रखो, उसी से देख देख के आपको तुरंत बताना होगा अभी आंसर, ठीक है। जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो क जो है पहला वर्ण है, च जो है वो पहला वर्ण है, ख ग तीसरा वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, दूसरा चौथा महाप्राण कहलाते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो घोष महाप्राण का मतलब क्या? इन 3 शब्दों को देखो, स स श के बाद में 4 चीज लिखना है इनके बारे में। ये अघोष महाप्राण, क्या है भाई? अघोष महाप्राण, ऊष्म और निर्नुनासिक, ठीक है। अघोष महाप्राण, ऊष्म और निर्नुनासिक अगर पूछे तो ये तीनों शब्द वही है, चाहे श पूछे, स पूछे या श बोले। अघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण, ऊष्म और निर्नुनासिक होगा, ठीक है। अघोष महाप्राण और ऊष्म और निर्नुनासिक होगा। तो यहां पर घोष महाप्राण पूछा तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। यहां पर घोष महाप्राण पूछा है तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, ठीक है। ठीक है, अघोष महाप्राण, ठीक है। अघोष महाप्राण, तो अघोष का मतलब होता है 1 और 2, ठीक है। और महाप्राण का मतलब होता है, अघोष का मतलब होता है 1 और 2, महाप्राण का मतलब होता है 2 और 4। तो दोनों में कॉमन जो है वो 2 है, और दूसरा वर्ण है ख, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। अघोष महाप्राण, क्लियर? ठीक है, 1 और 2 अघोष होते हैं, 2 और 4 महाप्राण होते हैं। तो कॉमन जो है वो 2 दिख रहा है। दूसरा वर्ग, दूसरे वर्ग में ख आता है भाई, कैसे? ये देखो, दूसरे वर्ग में क्या आएगा? ख आएगा। इधर भी लिखते हैं 1 2, ये अघोष है, 3 4 5 ये घोष है। एक और 2 अघोष, 1 3 और 5 अल्प प्राण, ठीक है। 2 और 4 महाप्राण। पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा घोष है भाई, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक। मामला क्लियर हुआ? तो अघोष और महाप्राण बोले तो कॉमन तो दूसरा वर्ग कॉमन है दोनों में, ठीक है। ये दूसरा वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये दोनों क्या है भाई? तो ये अघोष महाप्राण कहलाएगा। और इसमें जो वर्ण फंस रहा है वो फंस रहा है ख, समझ गए? बिना एग्जाम में आप टेबल बना लोगे ये वाला तो तुरंत बन जाएगा आपसे, ठीक है। और अभी भी आप टेबल से ही आंसर दोगे तो जल्दी दे पाओगे, है ना, क्योंकि मैं तो, मेरे को तो याद है तो तुरंत बन जाता है। कौन सा कथन अशुद्ध है बताइए? इसमें से कौन सा कथन अशुद्ध है? ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, वैसे भी ज्ञ का जरूरत पड़ता ही नहीं है, सही। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, गलत। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं होता है। विसर्ग कंठव्य वर्ण है, बिल्कुल है। 6 संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल है। तो 1 2 1 3 4 सही है, दूसरा पॉइंट गलत है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण का मतलब होता है 2 और 4। तो ख है, क ख ग घ, घ चौथा है मतलब है, च छ ज झ, ज तीसरा है मतलब ये नहीं है, च छ ज झ चौथा है मतलब ये है ना। ये दूसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है, ये भी चौथा वर्ण है, तो ये तो है। ज जो है वो तीसरा वर्ण है और तीसरा महाप्राण में नहीं आता,
ठीक है, महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है बस। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें? कौन से में महाप्राण शब्द का व्यंजन वर्णन प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत ही खतरनाक है भाई क्वेश्चन। च छ ज क ख ग त थ ध न त थ द ध न मतलब पांचवा। और आप जान रहे हो 1 3 5 का मतलब होता है अल्प प्राण, मतलब इसमें तीसरा वर्ण और पांचवें वर्ण का ही प्रयोग हुआ है, तो अल्प प्राण वर्णों का ही प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें, जोगन बोलेंगे तो। देखो मामला खतरनाक हो रहा होगा अब आप लोगों के लिए, हो रहा है ना? ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण दिमाग में सेट करना बहुत जरूरी है, और नहीं सेट हो रहा है तो मैं जैसा बताते जा रहा हूं करते जाओ। महाप्राण मतलब दूसरा और चौथा वर्ग, त पहला वर्ग है, त थ द त थ द तीसरा वर्ग है, प फ भ प फ ब भ प फ ब भ भ म, तो दूसरा और चौथा वर्ण भ, मतलब ये महाप्राण प्राण है। त नहीं आएगा, द नहीं आएगा, म नहीं आएगा, क्योंकि 1 3 5 जो है वो अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करता हूं भाई, एग्जाम में चुपचाप क्या करो, महाप्राण लिखा है मतलब सीधा 2 और 4 लिख दो और ढूंढ लो। क ख च छ ट ठ मिल गया दूसरा वर्ण, बाकी सबको टच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आंसर मिल गया। तो सीधी सी बात है, पहले वाले को ही पहले ट्राई करते हैं, और पहले में ही अगर आंसर मिल जाए तो आगे को आप चेक करते रहना, है ना? दूसरा और चौथा वर्ण अगर मिल गया, कौन से निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा महाप्राण है? क ख ग घ अंगा ट ठ, दूसरा मतलब ये सही होगा, क्योंकि महाप्राण का मतलब होता है तो दूसरा और चौथा वर्ग, 1 3 5 नहीं आते उसमें। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? दूसरे और चौथे से। हिंदी के स्पर्श व्यंजन में पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाप्राण। क व्यंजन क्या है? तो क व्यंजन जो है वो आपका अघोष व्यंजन है। क व्यंजन क्या है भाई? अघोष व्यंजन है। ठीक है, अघोष याद रखेंगे, अघोष। अघोष का मतलब पहला दूसरा, अघोष। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? 1 च छ ज झ ट ठ ड। तो अघोष का मतलब होता है पहला दूसरा, पहला वर्ग दूसरा वर्ग, तो आंसर क्या आएगा? च आएगा। अघोष का मतलब होता है पहला और दूसरा वर्ग। कौन सा वर्ण अघोष है? मतलब पहला और दूसरा वर्ग। का पहला वर्ग का है तो आंसर आएगा क। अघोष वर्ण कौन सा है? तो पहला और दूसरा वर्ग, और अ जो है ये अघोष है, तो आंसर क्या आएगा? अ। ठीक है, सॉरी अघोष, अघोष नहीं है जी, पहला और दूसरा वर्ग। इसके अलावा पहला दूसरा वर्ग के अलावा अघोष मतलब पहला दूसरा, इसके अलावा स श और स, तीनों स, यह अघोष है, तो आंसर क्या होगा आपका? स। अघोष वर्ण कौन सा है? तो वही है पहला दूसरा और स स स। ठीक है, तो प पहला वर्ग है, पहले वर्ग का लेटर है प। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित है? स, ये उष्म व्यंजन है। स जो है क्या है? उष्म व्यंजन है। ठीक है, स स श ह, उष्म व्यंजन पढ़े थे ना, ये सुमेलित है।
किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आ जाती है? तो स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आ जाती है, उन्हें हम अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। ठीक है, अब समय आ गया है कि अघोष और सघोष को एक बार में समझ लिया जाए। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अघोष कहते हैं। तो स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तो अघोष, वाइब्रेशन हो रहा है तो सघोष या घोष। ठीक है, तो वाइब्रेशन हो रहा है तो घोष वर्ण, वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तो अघोष वर्ण। और सघोष का मतलब होता है, अघोष का मतलब होता है पहला दूसरा, इसका मतलब होता है तीसरा चौथा पांचवा, इसका मतलब स भी होता है, और इसका मतलब य र ल व और ह भी होता है। इसको ध्यान दे दो, आगे के क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएंगे, बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलो सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष मतलब मैं लिखता हूं हमेशा तभी याद होता है, 3 4 5 और य र ल व और ह। 3 4 5, प पहला है नहीं होगा, त थ दूसरा है नहीं होगा, प फ ब होगा तीसरा है क्योंकि, ठीक है, ब होगा क्योंकि तीसरा, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये अघोष आ जाएगा। प फ ब तीसरा वर्ण है ना, ये कौन सा वर्ण है भाई? तीसरे वर्ग का वर्ण है, और तीसरा मतलब सघोष होता है। घोष वर्ण, घोष या सघोष एक ही चीज है। च छ ज तीसरा वर्ण हो जाएगा ये पहला वर्ण नहीं, ये भी पहला वर्ण नहीं, पहला वर्ण नहीं, क्योंकि घोष का मतलब होता है 3 4 5 य र ल व और ह, ये होता है घोष का मतलब। और सभी स्वर भी घोष होते हैं, याद रखेंगे, अ आ ई उ ओ, ये सब घोष होते हैं। वह कैसा वर्ण है? वह बोल के देखो, वह बोल के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कैसा वर्ण है वह। बताओ भाई, वह कैसा वर्ण है? तो वह जब बोलते हैं वह, तो दांत से मिलने के लिए जीभ आगे जाने की कोशिश करता है वह, तो इसीलिए इसको, और होंठ भी मिलने की कोशिश करते हैं, तो इसको दंतोष्ठ कहेंगे। वह को क्या कहेंगे? दंतोष्ठ कहेंगे। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा भाई? दंतोष्ठ हो जाएगा। ठीक है मामला, तो वह हो जाएगा दंतोष्ठ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो जो स्वर और व्यंजन दोनों नहीं है, ठीक है, जो स्वर और व्यंजन दोनों नहीं है उसे क्या कहा जाएगा? अयोगवाह। ऑप्शन डी, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो अयोगवाह कहा जाता है किसको? अंग और आह, आह मतलब विसर्ग, अंग और आह, आह का मतलब क्या होगा? विसर्ग को अयोगवाह कहा जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? तो अयोगवाह है। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? अयोगवाह। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र मध्य पश्च। अग्र मध्य पश्च। अयोगवाह किसे कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को, अंग आह को। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? अंग आह, ठीक है, जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन उनका समावेश जो है वो स्वर में नहीं किया जाता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? अंग और आह। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो है अंग और आह, ऑप्शन डी।
इनमें अयोगवाह स्वर कौन से हैं? अंग और अह। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अंग और अह। अंग और अह क्या है भाई? अयोगवाह है। अंग और अह अयोगवाह कहलाते हैं, ना तो स्वर ना तो व्यंजन। हिंदी केंद्रीय केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन को स्थान दिया है? तो इन्होंने कुल 11 स्वर और 35 व्यंजनों को स्थान दिया है। ठीक है, कुल 11 स्वर और 35 व्यंजनों को स्थान दिया है। इसमें द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन भी शामिल है ना भाई। निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि मतलब ऐसी ध्वनि जब उस व्यंजन को आप बोलो तो जीभ के बगल से हवा निकल जाए। ल बोल के देखो, ल, ल बोल के देखो। जब ध्वनि तालु को छुए बिना, तालु को छुएगी जी, जीभ जो है वो तालु को छुएगा। ल बोल के देखो, ल। जीभ जो है वो तालु को छुएगा, लेकिन ध्वनि बगल से निकल जाएगी जब, जीभ के बगल से, तो उसी को पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। और हिंदी में जो पार्श्विक ध्वनि है वो ल है, ल, ल। पार्श्व मतलब बगल। अढ़ा और अढ़ा, अढ़ा और अढ़ा को कौन से वर्ण कहे जाते हैं? तो इनको विकसित वर्ण कहे जाते हैं, क्योंकि इसका विकास अपभ्रंश या मराठी से हुआ है। इनको विकसित वर्ण कहे जाते हैं। अढ़ा, अढ़ा और अढ़ा। च छ झ स्पर्श व्यंजन है भाई, स्पर्श व्यंजन है। च छ ज झ क्या है भाई? तो स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, चलो आगे। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो पक्षी में 3 व्यंजन वर्ण है। कितने व्यंजन वर्ण है भाई? तो 3 व्यंजन वर्ण है। संधि विच्छेद करो, सॉरी, वर्ण विच्छेद करो। प धन अ मिला के प हुआ, फिर आधा क आएगा, फिर आधा स आएगा। ठीक है, आधा स आएगा, फिर ई आएगा। क्या हो जाएगा? पक्षी। तो 1 2 3, ये तीनों क्या है? व्यंजन है। तो 3 व्यंजन वर्ण होंगे। ठीक है, पक्षी का विच्छेद कर दो, 3 व्यंजन वर्ण होंगे। किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है? संपदा हुआ है, म आया है, गंगा हुआ है, डंडा हुआ है, अंगूठी देखो अंग लगा हुआ है ना। अंग आहा जो है ये क्या है भाई? अंग और आहा अयोगवाह है। अंग और आहा क्या है? अयोगवाह है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन 2 होते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो उन्होंने व्यंजनों के 2 भेद माने हैं, अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है, कितने भेद माने भाई? 2 भेद माने हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, नेक्स्ट। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द क्या है? तो शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द इसमें से कौन सा होगा? तो सब में वह लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क ही तो आएगा, क्योंकि वक्त लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो ये क पहले आएगा, तो शब्दकोश में ये पहले रहेगा ना। र, वक्र और वर्ग, तो र पहले आ जा रहा है इसमें, तो ये सब हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? वक्त पहले आएगा। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो
संयुक्त अक्षरों की पहचान, लिपि से परिचय, बाहर 12 खड़ी से परिचय या वर्णमाला की क्रमबद्धता ज्ञान। अगर आपको वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान ना हो तो आप जो है पढ़ नहीं पाओगे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आधा रा और माँ का रूप क्या है? तो आधा माँ में जब माँ में जब आधा रा जोड़ दो तो क्या बन जाता है? म्रा बन जाता है। क्या बन जाता है? म्रा, ये वाला म्रा। ठीक है, आधा रा और माँ जोड़ दो तो म्रा बन जाता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन मतलब वर्ग का पंचमाक्षर। कौन से वर्ग के पंचमाक्षर? तो ये वाले अंगा, इया, अणा, न, म, ये अनुनासिक वर्ण है। ठीक है। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि को कहते हैं? तो हिंदी में जो अनुस्वार है वो कौन सा ध्वनि नहीं है? तो अंगा है, इया है, अड़ा है, या नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है? तो मूर्धा आप पढ़े हो, कंठव्य आप पढ़े हो, दंतोष्ठ आप पढ़े हो, ग्रीवा ध्वनि नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, ग्रीवा ध्वनि नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रीवा देवनागरी लिपि में नहीं आता है ना। आप कभी ग्रीवा जैसा नहीं पढ़े हो कुछ भी। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, औष्ठव्य व्यंजन कैसे ढूंढे? तो घोष का मतलब होता है 3, 4, 5। महाप्राण का मतलब होता है 2 और 4। औष्ठव्य का मतलब, अब देखो औष्ठव्य तो प, फ, ब, भ, म, ये औष्ठव्य होगा। ठीक है, तो औष्ठव्य मतलब प, फ, ब, भ, म, उ और उ। तो ये भ दिख रहा है भाई, भ को देखो, प, फ, ब, भ, म, ये चौथा वर्ण है, मतलब इसमें भी मैच कर रहा है, इसमें भी मैच कर रहा है, स्पर्श तो है ही है, और इसमें भी मैच कर रहा है, सब में मैच कर रहा है, वो है भ। ठीक है, सब में मैच कर रहा है। ठीक है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब्री वर्ण का वैशिष्ट्य है क्या है? ब्री नहीं है जी, ये ब है। इसको सुधार लेना। क्या है भाई? ब है। तो ब किस में आएगा? तो प, फ, ब, मतलब ये तीसरा वर्ण है, और तीसरा वर्ण मतलब किस में आता है भाई? तो 1, 3, 5 मतलब अल्प प्राण होगा, स्पर्श व्यंजन होगा, घोष व्यंजन होगा, निर्नुनासिक होगा, दंतोष्ठ होगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। खतरनाक, मजा आ जाएगा भाई ऐसे क्वेश्चन बनाने में। क व्यंजन के विषय में कौन सा सही है? तो क मतलब पहला वर्ण, पहला मतलब अल्प प्राण होगा, अघोष मतलब 1 और 2 होता है, ये भी होगा, स्पर्शी है, अकंठव्य ध्वनिया है, अ और आ। ऑप्शन ए आएगा। पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 अक्षर स्वीकृत किए गए हैं? तो पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के लिए स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान, ये 5 आधार स्वीकृत किए गए हैं। स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और स्वर, काल, स्थान और प्रयत्न और अनुप्रदान। ठीक है, चलो। व का उच्चारण स्थान, व मतलब दंतोष्ठ, दांत ऊपर जा रहा है, ओठ टच हो रहे हैं, होने की कोशिश कर रहे हैं, दांत ऊपर नहीं, जीभ ऊपर जाएगा। व जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांत की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करने लगती है तो ऐसे उच्चारण को क्या कहा जाता है? तो ऐसे उच्चारण को कहा जाता है वत्स। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था ना भाई। ऐसे उच्चारण को क्या कहा जाता है? वत्स से कहा जाता है। क्लियर है? चलो 200 क्वेश्चन बनाएंगे भाई। दंतोष्ठ बहुत बार पढ़ चुके। दंतोष्ठ वह जो है वो दंतोष्ठ वर्ण है। ठीक है भाई। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम, छ जो है वो क के बाद आता है। छ किसके बाद आता है? क के बाद। आधा क और श से मिलकर बनता है षटकोण वाले, है ना।
डॉक्टर हरदेव बाहरी की पुस्तक है ना, इनके अनुसार क के पश्चात श वर्ण आता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्र में पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ण, तो प में प्र जो है आधा प और र से मिलकर बना है, तो र पूर्ण वर्ण होगा ना, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि, तो इसमें नहीं है भाई, इसमें री लगा हुआ है, र नहीं लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मातृभूमि में री लगा हुआ है, ठीक है, र नहीं लगा हुआ है। उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन, अब इसमें सुधारना पड़ेगा, द नहीं, ये लिखा हुआ है अढ़ा, यही होगा ना उक्षिप्त व्यंजन, अढ़ा। दो ही उक्षिप्त व्यंजन होते हैं भाई, ड नहीं, अढ़ा, अढ़ा और अढ़ा। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है युग्मक ध्वनियां। पढ़े थे उस समय, क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनियां, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसमें से अघोष अल्प प्राण ध्वनि है, अघोष मतलब एक और दो, अल्प प्राण मतलब 1 3 5, तो पहला अक्षर मिलना चाहिए, क और त, देखो पहला अक्षर मिल रहा है, तो अघोष अल्प प्राण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण है? सघोष मतलब 3 4 5, महाप्राण मतलब 2 और 4, मतलब चौथा वर्ण कॉमन होना चाहिए, च छ ज झ, ये देखो ये चौथा वर्ण है, आंसर आ गया झ। पहला क्यों नहीं हुआ? पहला वर्ण क है, ट ठ ये दूसरा वर्ण है, प पहला वर्ण नहीं होगा, चौथा वर्ण कॉमन होना चाहिए। सघोष महाप्राण पूछा तो आप समझ रहे हो, अघोष सघोष महाप्राण अल्पप्राण दिमाग में क्यों सेट होना चाहिए अच्छे से। स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे क्या लगाते हैं? तो सीधी सी बात है, स्वर रहित कोई व्यंजन लिख रहे हो जिसमें स्वर नहीं है तो नीचे लगाया जाता है हलंत। क्या लगाते हैं भाई? नीचे, नीचे लगा देते हो आप, क्या लगा देते हो? हलंत लगा देते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी, ठीक है, तो संघर्षी व्यंजन भी है और स्पर्श व्यंजन भी है, तो ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा ज। स्पर्श संघर्षी व्यंजन टोटल संख्या इनकी 4 है, याद रखिएगा, ठीक है। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है टोटल? तो इनकी संख्या 4 है, च छ ज और झ, ये चारों स्पर्श संघर्षी व्यंजन है भाई, नोट कर लेना, कभी भी एग्जाम में पूछेगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन संख्या 4, च छ ज और झ, ठीक है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? तो सभी स्पर्श जो व्यंजन है, क र ल नहीं भाई, ये नहीं है, य श ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क च प द ये है, ह नहीं है, अंत ये सब उष्म संघर्षी व्यंजन है ना, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन पूछा है, तो स्पर्श व्यंजन ऑप्शन सी में दिख रहे हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? च छ ज और झ, ठीक है। और ये तो स्पर्श संघर्षी है, लेकिन सिर्फ संघर्षी व्यंजन पूछे तो संघर्षी व्यंजन 4 है, स, षटकोण का स, समोसे का स और ह, तो आंसर क्या होगा? हाँ, ठीक है। बस कुछ ही क्वेश्चन और बच गए हैं। संघर्षी व्यंजन, हाँ, अर्ध स्वर वाला व्यंजन, तो अर्ध स्वर वाले व्यंजन य और व, इनको अर्ध स्वर कहा जाता है, तो आंसर होगा य। र का विवरण, खतरनाक हो गया, चलो याद कर लो सीधा, र का विवरण पूछती है इसमें। तो ये र जो है ये वत्स्य होता है, लुंठित होता है, सघोष होता है, अल्प प्राण होता है। वत्स्य, लुंठित,
सघोष, अल्प प्राण, याद रखिएगा, इसको नोट करना पड़ेगा आपको। इसमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक मतलब जब जीभ तालु को टच करे और हवा बगल से निकल जाए, ल। पार्श्विक व्यंजन एक ही है, ल। या और वह अर्ध स्वर है, ल पार्श्विक व्यंजन है। झ तालव्य सघोष महाप्राण है। ये सब तो खैर बना लेते हैं हम वैसे भी। इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? तो दीर्घ मात्रा किसमें लगा है भाई, बताओ, इसमें से किसमें दीर्घ मात्रा लगा हुआ है? अय, अय दोनों में लगा हुआ है, बेल और बैल में, तो दोनों आंसर होगा। बेल और बैल दोनों में दीर्घ मात्रा लगा हुआ है, ए और बी दोनों होगा। स्पर्श कंठ अघोष महाप्राण। अघोष मतलब 1 और 2, महाप्राण मतलब 2 और 4, तो 2 कॉमन होना चाहिए, 2 वाला कॉमन होना चाहिए। तो क पहला वर्ग का नहीं आएगा, क ख ग तीसरा वर्ग है नहीं आएगा, ख दूसरा वर्ग आएगा, ये आंसर होगा। च छ ज झ क ख ग घ चौथा है नहीं आएगा। दूसरा वर्ण कॉमन होना चाहिए, दूसरा वर्ण ख है, तभी कॉमन हो रहा है, आंसर ख आएगा, है ना। जो मैं बता रहा हूँ समझ पा रहे हो ना? नहीं समझ पा रहे होगे तो शुरू में ही स्टार्टिंग में बताया हूं, जो बाद में ज्वाइन किए होगे, कि अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष को कैसे याद करते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक घोष, पहले अघोष बोलना है लेकिन, क्योंकि अघोष 1 और 2 वर्ग है, फिर घोष, अघोष और सघोष। सघोष मतलब तीसरा, चौथा, 5वां वर्ग है ना। च छ ज झ या ट ठ ड ढ अण। तो कौन सा वर्ण आ रहा है भाई छ और ड के बीच में? ठीक है, छ और ड के बीच में कौन सा अक्षर है? चलो देख लेते हैं, किसके बीच में? छ और ड के बीच में। तो ज, यहां से ज को काटोगे तो यहां से ठ कट जाएगा, यहां से झ को काटोगे तो ट कट जाएगा। बीच में आ रहा है देखो इया, इया बीच में आ रहा है भाई। छ और ड के बीच में 2 आगे बढ़ो, इधर से 2 पीछे बढ़ो, उसके बाद इससे यहां से तीसरा नंबर इया का है, पीछे आओगे तो तीसरा इया हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा वर्ण आएगा? इया आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इया। आंसर हो जाएगा आपका इया। नेक्स्ट, अंतःस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? तो आप जानते हो अंतःस्थ 4 है और उष्म संघर्षी भी 4 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, अंतःस्थ और उष्म संघर्षी दोनों कितने हैं? 4 हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 8। क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है हिंदी शब्दकोश में? तो वो छ दिखाई देता है, ख मत पढ़ लेना। ठीक है, क के बाद छ को दिया गया है स्थान। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण कौन सा है? जब हवा बंद कंठ को झटके के साथ खोलकर बाहर निकले तो उसको काकल्य वर्ण कहते हैं। ह, ह बोल के देखो, ह ऐसा करके तो समझ में आएगा। मानक रूप वाला वर्ण कौन वर्ण नहीं है? बताइए, मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। तो क ल प ये सब है, भक्त वर्ण थोड़ी ना, ये शब्द है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो संबल देखो, आधा म और ब, तो ये एक तरह का कैसा ध्वनि दिख रहा है भाई? तो ये एक तरह का कैसा ध्वनि दिख रहा है? संपृक्त ध्वनि दिख रहा है, क्योंकि यहां पर स और ब के बीच में क्या आ जा रहा है? म आ जा रहा है। मतलब ऐसी ध्वनि जो 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए। कैसे भाई? तो यहां पे देखो, स और ब दोनों ही क्या है भाई?
व्यंजन है और दोनों व्यंजनों के बीच से म जो है संबल, तो म जो है स के साथ भी सुनाई दे रहा है, ब के साथ भी सुनाई दे रहा है, तो इसलिए ये संपृक्त ध्वनि कहलाएगा। प्रत्येक शब्द के वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वर्ण विच्छेद। ठीक है, उसी क्रम में अलग अलग दिखाना। जैसे रामायण, तो र आ म आ य ड़ अ, तो एक क्रम में अलग अलग दिखा रहे हो आप, रामायण को एक क्रम में अलग अलग दिखा रहे हो, इसको वर्ण विच्छेद कहा जाएगा। वह क्या है भाई? तो आप जानते हो य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो जो प्रसन्नता शब्द है इसमें युग्मक ध्वनि है, क्योंकि प्रसन्नता दो वर्ण सेम सेम आ गए तो युग्मक ध्वनि आ जाएगा, है ना। दो व्यंजन साथ में आ गए तो युग्मक ध्वनि होता है। वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? तो वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अभी पढ़े हम। उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है? तो वह दंतोष्ठ है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। जीभ दांत को छुएगा, ओठ पास आएगा, दंतोष्ठ है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसको देख लिए इसके। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा दंतोष्ठ है? वह स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाती है। मैंने आपको बताया था ये चार वर्ण स्पर्श संघर्षी कहलाता है, याद रखना। च छ ज झ को। ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ड और ढ, ड ढ, ढ ना। तो ड और ढ जो है वो उक्षिप्त तो कहलाते हैं, ये साथ में मूर्धन्य भी कहलाते हैं, तो ये मूर्धन्य उक्षिप्त ध्वनियां हैं। ठीक है, तो आज हमने 200 प्लस प्रश्न बना लिए भाई। हिंदी का पहला चैप्टर था वर्णमाला, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। फिर भी वर्णमाला से संबंधित किसी प्रकार का डाउट हो, ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और क्या बोल रहे हो भाई, मूड ऑफ हो गया क्यों? बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, शुरू शुरू में हमको लगता है कि वर्णमाला जो हम पढ़ रहे हैं वो हमसे उतने में तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, वर्णमाला के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे हमसे, ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। वर्णमाला भी एक टफ टॉपिक है, आज आपको समझ में आ गया होगा। इतने क्वेश्चन बनाकर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। इतने वर्णमाला से क्वेश्चन आया ना तो इतने में से ही आएगा आपके। ठीक है, ठीक। तो आज के क्लास को हम क्या करेंगे, यहीं पर एंड करेंगे। जो भी बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो भाई। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और अगर आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो जो सीजी व्यापम और पीएससी, सीजी व्यापम एंड सीजी पीएससी का जो कंबाइंड कोर्स है जो कि 1200 का है, लेकिन आपको ऑफर होली 50 में आप क्लिक कर लीजिएगा तो आपको, होली तो खत्म हो गया, अब ऑफर है युवा 50, इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको ये 599 में मिल जाएगा भाई। अगर आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट कोर्स हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको, आप समझ रहे हो, आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलती है, 1 ईयर की वैलिडिटी मिलती है। मल्टीपल एग्जाम का आप क्या कर सकते हो, इससे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एक दिन का 2 रुपए भी नहीं लग रहा है, समझ लो, है ना, क्योंकि 599 रुपए है 1 साल का, और 1 साल में 365 दिन होते हैं, और 599 से अगर डिवाइड कर दो तो आपका 2 रुपए पर डे भी नहीं लग रहा है आपको, समझ लो। ठीक है, क्या बोल रहे हो लक्ष्मण सर? जय माता दी। हाँ भाई, जय माता दी, है ना। और क्या बोल रहे हो, 200 प्लस क्वेश्चन सही हुए? इम्पॉसिबल बात है। 200, इस 212 प्रश्न में अगर 200 प्रश्न सही हो गए, पॉसिबल नहीं है कि 200 प्रश्न सही हो गए होंगे। ठीक है,
और अगर सही हुए होंगे तो एक ही कंडीशन हो सकता है कि पहले मैंने जो पढ़ाया है उसमें आप पढ़े होंगे जरूर, इस कारण आप जो है सही कर पाए होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप जानते हो हमारे एप्लीकेशन में आपको कोई भी सिंगल कोर्स ज्वाइन करना हो, एडीओ, परिचारक, नगर सेना, पुलिस आरक्षक, आबकारी आरक्षक, सब इंस्पेक्टर, शिक्षक वर्ग 2, 3, 1, ग्रंथपाल का कोर्स हो, विज्ञान प्रयोगशाला का कोर्स हो, सबका कोर्स, टेस्ट सीरीज, ये सारा चीज आपका एप्लीकेशन में अवेलेबल है। एक बुक से भी कम प्राइस में आपको क्या मिल जाता है, कोर्स मिल जाता है। 200 से 300 के प्राइस में आपको क्या मिल जाता है, कोर्स मिल जाता है। तो आप उस कोर्स में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ नोट्स रहता है। तो कई बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर लाइव क्लास मिलेगा कि नहीं, तो लाइव क्लास रहेंगी। कई लोगों को रिकॉर्डेड से पढ़ना होता है, तो रिकॉर्डेड मिलेगा कि नहीं, तो जब लाइव क्लास होंगी तो उसका रिकॉर्डेड भी मिलेगा ही। तो लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा, और साथ में पीडीएफ नोट्स रहेगा जिसको आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, इसका पीडीएफ एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, आखिर इसका फॉर्म कब आएगा? ठीक है, ये तो आपको व्यापम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछते रहना चाहिए, परेशान करना चाहिए। ठीक है, व्यापम हेल्पलाइन नंबर में आप क्या करो, कॉल करो, उनको परेशान करो कि बताइए सर फॉर्म कब आएगा, कब तक, कितना दिन वेट करेंगे, ऐसा करके मस्त लगाया करो। व्यापम हेल्पलाइन नंबर सर्च करो गूगल में, लगा दिया करो भाई, सुबह 10 बजे फोन पता है, करो परेशान थोड़ा। ठीक है, बाकी वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको पूरे करा दिए। ठीक है, इसके अलावा वर्णमाला से और कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं लग रहा कि अब बनेगा। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं भाई। ठीक है, और किसी प्रकार का डाउट हो, मन में कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। पीडीएफ कहाँ मिलता है वो मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, बाद में भी इसी चीज़ के लिए मैसेज आएगा आपका, तो रिप्लाई करने का जो है थोड़ा सा टाइम कम रहता है। ठीक है, तो सबको रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं वो प्रॉब्लम ही आपको सॉल्व करके बता दूं कि हाँ भाई पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा करके। ठीक है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा कि मैं आपको सीधा यहाँ पर दिखा दूं। देखो यहीं पे आ जाएगा वो। देखो जैसे ही आप एप्लीकेशन ऑन करते हो ना, तो आपका यहाँ पे जो है ना ट्रिपल लाइन या ये आपके सिंबल का नाम आता है। इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो फ्री मटेरियल लिखा हुआ है, इसमें आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर अगर आपको सिलेबस चाहिए, सब इंस्पेक्टर का, सीजी पुलिस का, सीजीपीएससी का, और भी बाकी सिलेबस भी मैं ऐड कर दूंगा, सारे सिलेबस आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये सब में आप जा सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें जाकर आप मैपिंग का क्लास नोट्स अगर देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो भाई ऐसे क्लिक करके। ठीक है, ये सब चीज़ देख सकते हो, तो ये सब चीज़ आपको दिखने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा कहाँ दिखता है, तो आपका होम पेज में आप देखना, होम पेज में आप यहाँ पर देखो ये फ्री स्टडी मटेरियल लिखा है ना, इसमें आपको क्लिक करना है, और इसमें क्लिक करके ये वीडियो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना होगा स्टडी मटेरियल में, तो भी मिल जाएगा ये सारी चीजें। इसके अलावा जो रेगुलर पीडीएफ है वो किस में मिल रहा है भाई, तो सीजी एग्जाम में क्लिक कीजिएगा। जैसे ये कोर्स है ना एडीओ का 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव, ये 399 का नहीं है, ये जो है आप जैसे ही होली 50 या युवा 50 में क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये जो है कितने का हो जाता है, 205 रुपए का।
इसमें ऊपर कंटेंट में क्लिक करोगे ना तो कंटेंट में सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव में देखना, सामान्य ज्ञान में ये कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ डल चुका है पूरा 4000 ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। इसके अलावा सीजे जियोग्राफी में देखो आपका मैपिंग का वीडियो, बस्तर संभाग का, रायपुर का, सरगुजा का, ये सब डल चुका है। मतलब ये क्लासेस ऑन हो चुकी है। जनजातियों में आप देखोगे लेक्चर 1 2 देखो, लेक्चर है उसके बाद पीडीएफ, लेक्चर है उसके बाद पीडीएफ, ठीक है। लेक्चर के बाद पीडीएफ, ऐसे टोटल 5 क्लास हुई है, पांचों का पीडीएफ डल चुका है, ठीक है। आजीविका की भी एक क्लास हुई है, उसका भी पीडीएफ डला हुआ है। तो ये सारे पीडीएफ यहाँ से मिलते हैं, और हिंदी का भी जो आज क्लास हुआ है उसका पीडीएफ भी यहीं पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो एडीओ के अलावा परिचारक या आरक्षक इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये जो कोर्स है ना, इस तरह का कोर्स जो है एप्लीकेशन में आएगा, तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थ्योरी क्लास के पीडीएफ के लिए ना आपको थ्योरी क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे एडीओ है, ठीक है, आबकारी आरक्षक के किसी में भी आप क्लिक कर सकते हो। अच्छा, जो व्यापम पीएससी का कोर्स बता रहा था मैं, वो ये वाला है, ठीक है। तो ये 1200 ना लगकर आपको कितना लगता है, अगर आप ऑफर में क्लिक करोगे तो ये लगेगा आपका 599। मल्टीपल एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो, इसमें लिखा भी हुआ है कि कौन कौन से कोर्स का तैयारी कर सकते हो। तो आप एडीओ, हॉस्टल वार्डन, पटवारी, आरआई, सुपरवाइजर, व्यापम, ये सब का तैयारी कर सकते हो भाई, ठीक है। इसमें लिखा भी है, लाइव क्लास मिलेगा, उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक। इसके अलावा पेमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बाई नाउ में क्लिक करना है। आप फोन पे, गूगल पे नहीं चलाते हो तो आप लोगों के लिए एक आसान सुविधा आ गया है कि आप क्या कीजिए, यूपीआई में क्लिक कीजिए, और यहाँ पर दिख रहा है ना, पे विथ यूपीआई आईडी या नंबर, इसमें क्लिक करके उनका मोबाइल नंबर डालिए जिनसे आप पेमेंट करवाना चाहते हैं। तो उनका मोबाइल नंबर डाल के आप क्या करोगे, यहाँ पे डाल दिया आप जो भी मोबाइल नंबर है ना, मान लो कुछ इस तरह का मोबाइल नंबर है, डाल दिया आप। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा तो नहीं होता है। ये डालने के बाद ये कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिएगा, उनके में ऑप्शन जाएगा पेमेंट का, और आप जो है क्या कर लोगे, आपके में कोर्स ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरह से कोर्स ज्वाइन होता है, ठीक है। तो इस तरह से इससे क्या होता है ना, इससे आपका भी फायदा है, ठीक है, और हमारा भी फायदा है भाई। क्यों? क्योंकि अगर आप ये पेमेंट वाला ऑप्शन खुद कर लोगे, ठीक है, खुद से अगर पेमेंट वाला ऑप्शन कर लोगे ना, तो हमारा भी टाइम बचेगा, ठीक है। ठीक, चलो, तो चलने का समय हो गया है। 200 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और जाते जाते जय हिंद टाइप कर दीजिएगा।